उन्होंने ग्रेजुएशन करके हमारे जैविक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ऐसे आज के युवा जी को मैं राजीव जी को बुलाने के लिए आदरणीय भगवान भैया जी को मैं रायसेन से है उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि उनका परिचय के साथ उनको आमंत्रित करें। जी। जी, आदरणीय श्री राजीव जी, आपका युवाहार परिवार में सादर स्वागत है। श्री राजीव जी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक बहु स्तरीय कृषि श्री आकाश जी चौरसिया के सानिध्य में रहकर कार्य किया है और अपने कार्य को निखारा है। वर्तमान में श्री राजीव जी एक मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षक के रूप में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और एक नवयुवक होने के नाते मैं उनको इस कार्य के लिए अत्यंत बधाई देता हूँ। वो अपना आज का युवाहार कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें एवं हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें। सादर आमंत्रण राजीव जी। धन्यवाद भगवान सिंह भाई साहब, सदन में बुलाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मेरा जैसे परिचय तो दे दिया है, फिर भी मैं परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजीव है, डिस्ट्रिक्ट विदिशा एमपी से रहने वाला हूँ और मेरी ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से है। और मैंने जैसे जैविक खेती की शुरुआत की बात की जाए तो मैं जब सेकंड ईयर में जॉब करता था भोपाल में, तो सब कुछ तो मिल रहा था उसमें, मगर एक जो सुकून रहता है, जो समाज सेवा के भाव से मैं काम करना चाहता था, वो नहीं मिल रहा था। इस कारण रुख हुआ कि खेती की जाए, है ना। तो फिर खेती करने की आए तो अपन रासायनिक खेती कर रहे थे सब लोग, उसमें भी कि अपने कोशिशें की तो, मगर उसमें प्रॉफिट तो हो रहा था, मगर लागत ज़्यादा आ रही थी। और ये खाद बीज दवाइयों की और जुताइयों की इतनी लागत आ रही थी कि जो अपन निकाल रहे थे उसमें, तो उसमें से आधा 25% भी नहीं बच रहा था। फिर मतलब उस पर स्टडी करना चालू किए कि ये क्यों हो रहे हैं, ये कारण क्यों हो रहे हैं। तो उस रुख में कुछ लोगों से परिचित हुआ, जैसे आकाश चौरसिया का भाई साहब ने बताया, आकाश चौरसिया का हुआ, सुभाष पालेकर जी का हुआ, और अपने ताराचंद वेल जी हुए, और भूषण सिंह त्यागी हुए। ऐसे कुछ लोगों से परिचित किए, विजिट किए, उधर रहे अपन। तो ऐसे ही तो उन लोगों से मालूम चला कि पहले लोग 70-70 किलो की तलवार, जैसे अपने महाराणा प्रताप जी हैं, 70-70 किलो की तलवार हाथ में लेके चलते थे, है ना। आज अपन इतने कमजोर हो गए हैं कि सुबह सैर करने के लिए तक के जाने के लिए झिझकते हैं। अपन ये सब कमजोरी चीजें कहाँ से आई? तो यह सारी कमजोरी चीजें खान पान से आई। और खान पान अपना, आप सब लोगों को जैसे पता है, खान पान बिल्कुल सारा बिगड़ चुका है। और ये खान पान क्यों बिगड़ा है? रासायनिक के कारण। अपन ने यूरिया डीएपी लाया, और यूरिया में जैसे आप सभी को मालूम है कि यूरिया में पॉइजन पाया जाता है, और वही पॉइजन फसलों में डाला जाता है, फसलों के जरिए अपने पास आता है। तो इन्हीं सब में देखते हुए खेती का शुरुआत की गई। उस शुरुआत में अपन ने आकाश चौरसिया जी से प्रशिक्षण लिया, और उधर उनका जो मॉडल है मल्टी लेयर, उसमें अपन ने बेसिक चीजें जानी, कुछ समय रुका उधर। तो उसी के संपर्क में आज अपन मल्टी लेयर और मिक्स क्रॉपिंग और कुछ खादों के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपनी बात से शुरू करता हूँ। तो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे नेचुरल पॉली हाउस बोला जाता है। तो उसमें 5x6 के डिस्टेंस पर बेम्बू मतलब जमीन में गड़ाए जाते हैं। गड़ाने के बाद फिर एक ऊपर जाला बुना जाता है, जैसे पॉली हाउस में पॉलीथीन डाली जाती है, ऐसे ही एक जाला बुना जाता है। जाला बुनने के बाद फिर चारों साइड नेट लगाई जाती है। जो बेम्बू अपन ने 1450 बेम्बू गड़ाए हैं 1 एकड़ में, 1450 बेम्बू लगते हैं, और नीचे ऊपर जाला बुनने के बाद अपन चारों साइड नेट लगा लेते हैं। नेट लगाने के बाद उसमें फिर बेड बनाते हैं। 4 फीट का बेड रहता है, 1 फीट की नाली रहती है। जो अपन ने 5x6 पे बेम्बू गड़ाए थे। बेम्बू बेड बनाने के बाद फिर अपन इसमें 5 लेयर में फार्मिंग करते हैं।
तो नीचे अपन कंद वाली फसल लेते हैं, ऊपर भाजी वाली सब्जी लेते हैं, फिर लता वाली लेते हैं, फिर जाली पर फिर लता वाली लेते हैं, ऊपर जो बड़े पत्ते वाली सब्जी होती है जैसे ये पपीता लेते हैं। तो नीचे अपनी हल्दी हो जाती है और ऊपर भाजी के रूप में अपन धनिया मेथी पालक हो जाता है। तो इसमें फिर बीच में जो बेम्बू का डिस्टेंस रहता है उसमें लता वाली फसल ले लेते हैं। लता फसल लेते हैं तो अपन लेते हैं बड़े पत्ते वाली लौकी खीरा गिलकी इस वाली। और जो अपन ने जाला बुना उस पे छोटे वाली पत्ते वाली फसल लेते हैं जिससे जाला नीचे ना आए। तो छोटे वाली फसल पत्ते वाली अपनी कौन सी होती है, अपनी जो कुंदरू हो गया जिसे आगे गार्ड भी बोला जाता है, और जो अपना परवल हो गया करेला हो गया, ऐसी फसलें लेते हैं। और इसी मतलब और इसी स्ट्रक्चर में 15 बाई 15 पर अपन पपाया लगाते हैं या मोरिंगा लगा सकते हैं, आप पपाया मोरिंगा लेते हैं तो 15 बाई 15 के डिस्टेंस पर पपाया लगा देते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नेचुरल पॉली हाउस तो है ही। इस स्ट्रक्चर में जो आज क्लाइमेट के चेंज होने के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, कीट आ रहे हैं पतंग आ रहे हैं, इसमें कीट पतंग भी बहुत ही कम आते हैं। जो अपन नेट ग्रीन नेट का यूज करते हैं उसके कारण भी आते हैं। और ऊपर अपन जाले पे घास डालते हैं। घास क्यों डालते हैं, जो अपन जो मॉडल जो गर्मियों में रहता है ना, गर्मियों में आप जैसे पॉली हाउस नेचुरल पॉली हाउस बोला जाता है इसको। जैसे पॉली हाउस में गर्मियों में ताज़ा सब्जी निकाली जाती है अच्छी, इसमें भी घास डालने के बाद 50% धूप आती है, 50% बाष्पीकरण होता है, और पानी की भी 70% बचत होती है। इसी कारण इसमें टमाटर गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से होता है और फसलें भी अच्छी तरह से होती है। और इसमें शुरुआत की जाए तो इस मॉडल को कब से चालू करते हैं, इसको अपन फरवरी से चालू करते हैं। तो जैसे फरवरी से लगाना स्टार्ट करते हैं तो फरवरी में अपन नर्सरी तैयार कर लेते हैं इन चीज़ों की, पपाया की, अपनी भाजी ये सब्जियों की। और अपन हल्दी लगाने नीचे 4 इंची की नीचे हल्दी लगाने के बाद ऊपर भाजी वाली सब्जी लगा देते हैं, घने सीड्स लग देते हैं जिससे पेड़ों पर घास भी नहीं निकलती है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हल्दी को अंकुरित होने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, तब तक अपन भाजी वाली सब्जी ले लेते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर अपन लता वाली सब्जी लेते हैं। ऐसे ही चलते चलते यह आज फरवरी से नवंबर तक स्ट्रक्चर चलता है। अपनी स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। फरवरी से इनकम आनी चालू होती है इस स्ट्रक्चर में, तो नवंबर तक इनकम आती है। जैसे फरवरी में ही आपको 1.5 महीने बाद धनिया बनने लगता है, धनिया के बाद आपको ऊपर वाली लता की सब्जी मिलने लगती है, फिर ऊपर वाली लता की सब्जी मिलने लगती है। फिर धीरे धीरे मतलब पपाया आने लगता है, पपाया आने के बाद लास्ट में आपका हल्दी आता है, हल्दी नवंबर में होता है और पपाया आपको मिल ही रहा है। इस तरह स्ट्रक्चर से लगभग 7 से 8 लाख रुपए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यह कम संसाधनों में खड़ा हो जाता है। बैम्बू या किसान की मेड़ पे या लोकल मिल जाता है, तो बैम्बू लोकल मिल जाता है, सिर्फ तार खरीद के लाना पड़ता है जिससे जाला बुना जाता है। उस तार खरीद के लाने के बाद अपने बैम्बू अपन आसपास से लें, या इसमें कोई ऐसी लकड़ी का यूज कर सकते हैं जैसे अपने आसपास से बफर जोन बनाया है किसी ने, उस लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। 10 फीट की लकड़ी होनी चाहिए, सीधी लकड़ी होनी चाहिए। और अपन बात की जाए इसमें खाद बीज, तो उसमें अपन अपन नहीं बनाते खाद, इसमें खाद जमीन बनाती है। जमीन जो अपन ने 5 फसल लगाते हैं तो एक का वेस्ट दूसरे का खाना रहता है। जैसे हल्दी का वेस्ट है तो वो पपाया का खाना है, और जैसे बड़ी लता वाली फसलों का जो वेस्ट है वो भाजी वाली सब्जी है ना, उनका वो खाना है। ऐसी बड़ी वाली जो छोटी वाली सब्जी हैं जैसे धनिया हो पालक हुआ, इनका मतलब वेस्ट है जो हल्दी का खाना है। इस तरह मतलब इनका अपन कोई खाद नहीं डालते इसमें, सिर्फ फसल लगाने के पहले ढैंचे लगा देते हैं जिससे कार्बन वैल्यू बनी रहे अपने खेत में। और इसमें अपन खाद का जो प्रबंधन होता है, और कीटों के प्रबंधन के लिए जब कोई कीट आता है इसमें, जब फ्रूटिंग आती है और जब फलिंग आती है, जब इल्ली का रोग आता है, जैसे कहीं कहीं सुंडी बोला जाता है, उसके लिए अपन इसमें सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सीवीआर टेक्निक मिट्टी का स्प्रे बोला जाता है। ये चिंतलवाल रेड्डी ने इसका आविष्कार किया है, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। और इसके इस्तेमाल के लिए आप ज़मीन में 5 फीट गहरा गड्ढा कीजिए,
गड्ढा करने के बाद आप ऊपर से 1 फीट छोड़ के नीचे तक 4 फीट तक मिट्टी कलेक्ट कर लीजिए, 20 केजी, और 20 केजी ऊपर की सोइल जो 2 इंच की रहती है उसको ले लीजिए। इनको अच्छी तरह से छानने के बाद इसमें 500 ml आरएनडी का तेल या नीम का तेल या करंज का तेल मिला लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद जो मिट्टी छानी है इसको अपन पानी में घोल लेंगे। पानी में घोलने के बाद इसको जो पंप रहता है, स्प्रे पंप रहता है, उसके जरिए स्प्रे कर दीजिए। इससे कीट नियंत्रण भी हो जाता है। मतलब जो आज पॉली हाउस में आप इतना खर्च करते हैं पैसा, तो आप मतलब कम संसाधनों में नेचुरल पॉली हाउस भी बना जा सकते हैं। और इस मल्टीलेयर के आविष्कार जैसे भगवान सिंह भाई साहब ने बताया था कि अपने आकाश चौरसिया जी हैं जो सागर में रहने वाले हैं, और इनका निवास कपूरी सागर में ही कपूरिया ग्राम है, उधर निवास है इनका। तो अपन ने ऐसे ही इधर सीखा। और भी जैसे ये तो छोटे किसानों के लिए हुआ, जिसके पास कम जमीन है तो वो कर सकता है, बड़े लैंड में तो नहीं कर सकता। ऐसे बड़े लैंड में होल्डर के लिए अपन ने मिक्स क्रॉपिंग पे काम किया। ये तो बात हो गई अपने नेचुरल पॉली हाउस के बाद। ऐसे ही अपन ने हरा हल्दी का कॉम्बिनेशन है जो बड़े किसानों के लिए है, या हरर का एक अपने पास पंचवर्षीय बहु हरर है जो 1 साल लगाने पर 5 साल चलती है। आप इसे जून जुलाई में लगा दीजिए। इसमें 1 एकड़ में 1 केजी सीड लगता है। यह लगभग 5 साल से 6 साल चलता है। फिर आपको कटिंग करनी पड़ती है। एक कटिंग हो जाती है दिसंबर के एंड में, और दूसरी कटिंग होती है आपकी अप्रैल के मई के बीच में। और लगभग इसका उत्पादन कहा जाए तो आप इसमें उत्पादन लगभग 15 से 20 कुंटल तक रहता है। अगर कम से कम बात की जाए तो 12 से 15 कुंटल आराम से पर एकड़ निकल आता है। अगर इसमें आप 1 केजी सीड लगा के 12 से 15 कुंटल एवरेज उत्पादन निकाल रहे हैं, तो लगभग आप 1-1.5 लाख की हरड़ निकाल रहे हैं, और कम से कम संसाधनों में निकाल रहे हैं। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इसमें नीचे जो अपनी जमीन छूट रही है तो उसमें हल्दी लगा सकते हैं। इसमें बेड बना के आप बेड मेकर के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा बेड बनाइए। उसमें आप हल्दी नीचे हल्दी लगाइए। 6 बाई 6 इंच पर हल्दी लग जाएगी बेड पे, और 5 बाई 6 के डिस्टेंस पे हर लग जाएगी। तो हल्दी लगाने के बाद आप जून जुलाई में हल्दी लगा दीजिए, और बारिश आती है तो आप हरड़ लगा दीजिए। और इसमें हरड़ हल्दी लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ना देखभाल करनी, ना इसमें मतलब ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप जैसे अपन आमतौर पर गेहूं में फसल लगा दे उससे केयर करने की ज़रूरत है। अपन 3-4 पानी देने पड़ते हैं। इसमें बरसात में कोई पानी देने नहीं पड़ते हैं, और बरसात के बाद अपना 2 पानी दे दीजिए, 2 पानी में निकल आती है। और जैसे ही अपना मतलब नवंबर आया तो हल्दी नवंबर में और दिसंबर में खुद नहीं लगती है, तो मतलब हार्वेस्टिंग होने लगती है। तो नवंबर दिसंबर में जैसे हार्वेस्टिंग होती है तो इसके रेट हैं जो मतलब रेट बहुत कम हो जाते हैं। इसके रेट के लिए अपन को इसको सेव करना पड़ता है। इसके सेव के लिए अपन कहीं भी तो सेव करने के लिए अपन कुछ नहीं करते, हल्दी को खोदते ही नहीं उस समय। हल्दी के सिर्फ पत्ते निकाले, उधर घास निकाली, उसमें थोड़ी हल्की निदाई की, मतलब हल्दी को चोट ना आए, और जो नालियां हैं उधर निदाई की। उधर निदाई करने के बाद जो सरसों रहता है या मेथी रहती है उधर अपन ने छिड़क दिया। छिड़कने के बाद पानी दे दिया। तो इस तरह अपने मतलब बिना जुताई करे, बिना मतलब कुछ चीज़ें मेहनत करे, आपने थोड़ी निदाई की, घास निकाली और पत्ते निकाले, एक साइड रख दीजिए इनको। अब बी कंपोजर के इनको खाद भी डिकम्पोजर बना के खाद भी बना सकते हैं इनका। फिर जैसे ही अपने सरसों की फसल मिल गई, इसमें आपको नवंबर की दिसंबर की जो फसल है वो भी मिल जाएगी। और आपकी हरड़ हल्दी तो है ही। जब आप मार्च में सरसों की हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसके साथ सरसों को काट लीजिए, हरड़ आप दिसंबर में ले ही लेंगे, दिसंबर में ले लीजिए, और फिर अप्रैल में लेंगे। तो इनको हार्वेस्टिंग करने के बाद हरड़ को हार्वेस्टिंग करने के बाद और सरसों को हार्वेस्टिंग करने के बाद आप हल्दी को भी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। उस समय में हल्दी का रेट अच्छा मिल जाता है। इस तरह यह कम मतलब लगभग 10 से 15 हज़ार में 1 एकड़ में यह मॉडल तैयार हो जाता है। और लगभग इनकम की बात की जाए इसमें, तो लगभग हल्दी के साथ करते हैं तो 2.5 से 3 लाख
पर एकड़ इनकम होती है। और इसमें कीट प्रबंधन का वही है, अपन कीट प्रबंधन के लिए कोई रासायनिक अपन नहीं लाते हैं कि रासायनिक बाहर से जैसे कीट आ गया, इल्ली आ गई, सुंडी आ गई या माहू आ गई, तो इसके लिए आप सरसों पे भी और हरहर पे भी, हल्दी पे तो कोई रोग आता ही नहीं है दरअसल, है ना, तो इन पे भी अपन सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो अपने खेत से ही तैयार होगी। और फिर बात की जाए कि अपन अब ऐसे ही हमारा एक और मॉडल है जो हमने विकसित किया है, अभी 3 साल से इस मॉडल पे अपन काम कर रहे हैं। ये गन्ना, लहसुन, प्याज, हल्दी और अन्य फसलों के साथ मिक्स क्रॉपिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं इसमें। तो इसके लिए अपन गन्ना लगाते हैं 10 मतलब लाइन की लाइन दूर रखते हैं 10 फीट। तो गन्ना अपन नीचे लगाते हैं, गन्ना नीचे लगाने के बाद उसके ऊपर, गन्ने के ऊपर अपन प्याज लगा देते हैं। जो प्याज की जड़ों का वेस्ट रहता है, दरअसल वो गन्ने की मतलब जो जड़ें रहती हैं, गन्ने का जो खाना रहता है उनका खाना रहता है प्याज। और उसी के बाजू में जो अपन ने खाली जगह छोड़ी है 5 फीट में अपन प्याज लगा देते हैं। और उसी के बाजू में अपन ने 5 फीट जो खाली जगह छोड़ी है उसमें अपन लहसुन लगा देते हैं। फिर ऐसे ही गन्ने की लाइन आ जाती है, गन्ना लगाते हैं, फिर उसी के ऊपर फिर प्याज लगाते हैं, फिर लहसुन लगाते हैं, इस तरह फिर मतलब प्याज लगाते हैं, फिर गन्ना लगाते हैं, नीचे गन्ना हो जाता है, प्याज ऊपर हो जाती है, फिर लहसुन हो जाता है। ऐसे ही अपन, तो मतलब अपन ऐसे फसलों का कॉम्बिनेशन तय करें कि अपन को खाद ना डालना पड़े, क्योंकि जमीन को अपन खाद देंगे, अपनी इतनी औकात नहीं है कि अपन जमीन को खाना दे सकें, जमीन खुद अपना खाना बनाए। पहले भी ऐसे ही खेती होती थी कि मिक्स क्रॉपिंग के रूप में हो जाती, एक का वेस्ट दूसरे का खाना। तो अपन इसी तरह गन्ने और लहसुन का भी इसी तरह करते हैं। और इसमें अपना जी अक्टूबर में लगभग इसकी मतलब सोइंग होती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में अपन को गन्ना नीचे लगाया, प्याज की नर्सरी अपन पहले तैयार कर लेते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद वो गन्ने के ऊपर जो 5 पेज का डिस्टेंस है उसमें अपन ने अक्टूबर से नवंबर में गन्ना लगा दिया, फिर 5 फीट में लहसुन लगा दिया। फिर इसमें जब मार्च के एंड में लगभग लहसुन भी आ जाता है और अपना प्याज भी आ जाता है। उसके निकालने के बाद अपन इसमें, जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें छाएं आने लगती है गन्ने की। उस छाएं में अपन जो गन्ना मतलब मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई में जो धनिया की जो पत्ती रहती है वो बहुत अधिक मात्रा में खरीदी भी जाती है और बहुत रेट भी अच्छा रहता है। तो किसान भाई बंधु इसमें 2 महीने के लिए आप पत्ती लगा दीजिए, या आप गर्मियों में गन्ने के बीच में मेहंदी भी कर सकते हैं। इसका मेहंदी का भी अच्छा रहता है, तो आप मेहंदी भी कर सकते हैं, जैसा कि हम करते हैं, धनिया करते हैं। और छाए के कारण पानी भी कम लगता है, वाष्पीकरण भी कम होता है। और धनिया निकलने के बाद अब जब जून जुलाई आती है, बारिश का सीजन आता है, तो उस स्थान पे जहाँ अपना प्याज लगा था और लहसुन लगा था उस स्थान पर अपन हल्दी लगा देते हैं। इस तरह आपकी मतलब 4-5 फसलें एक ही स्थान पर हो जाती है। मेन फसल अपनी गन्ना है, जो लगभग किसान ने 1 एकड़ में लगभग 400 कुंटल गन्ना निकालते हैं। तो इसमें थोड़ा कम निकलता है, 350 कुंटल निकलता है। मगर अपन जैविक विधि से करते हैं तो जो 300 कुंटल मतलब 400 कुंटल आवक नहीं दे पाता है रासायनिक में, उतनी मतलब उतना रेवेन्यू जनरेट 300 कुंटल कर जाता है। और साइज भी मतलब क्वालिटी भी बेस्ट क्वालिटी निकलती है। और बात की जाए इसमें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इस स्ट्रक्चर में लगभग 5-6 लाख रहता है इन सारी चीज़ों में। ये तो हो गई एक बार लगाने पर स्ट्रक्चर लगभग 5 साल चलता है, गन्ना लगभग 5 साल चलता है। और गन्ना 5 साल चलता रहेगा तो ऐसे ही हल्दी। अब दूसरी साल की बात आ जाए, अपन ने जून जुलाई में जब हल्दी लगाई, हल्दी लगाने के बाद फिर इसमें भी वही करते हैं। जब नवंबर का महीना आता है तो गन्ना तो निकल जाता है उस समय, और हल्दी को आवश्यकता है तो निकाल लेते हैं। जैसे आवश्यकता नहीं है, रेट कम मिल रहा है इस सीजन में, क्योंकि इस सीजन में हल्दी मार्केट में बहुत आ जाती है।
तो इस समय अपन कुछ नहीं करना, घास निकालनी है उधर की और हल्दी निकाल देनी है। तो इसमें अपन वही सरसों ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, अरे अपन धनिया ले सकते हैं। और जून जुलाई में जब अपन इनकी हार्वेस्टिंग, जून जुलाई, इनकी जब अपन मार्च में हार्वेस्टिंग करें तो इनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद हल्दी निकाल देते हैं। इस तरह हल्दी का भी अच्छा रेट मिल जाता है। और अपन इन्हीं मॉडलों पे कार्य कर रहे हैं। और कहा जाए तो ऐसे ही अपन जैविक खेती आज जो की जा रही है, जैविक खेती कि गौमूत्र, गोबर, ये तो दरअसल है, इनका उपयोग होता है, तो इनका उपयोग अपन करते हैं, मगर इनका उपयोग इनके निर्भर पर खेती नहीं की जा सकती। और दरअसल खेती की जाती है खेत से। आज जो खेती कर रहे हैं तो खेती के लिए सारी चीजें अपन कहाँ से ला रहे हैं? बाजार से। जैसे अपन खेती किससे करते हैं? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर बाजार से आया, बाजार में जो जो चीजें लगेंगी, जैसे मतलब ट्रैक्टर की मरम्मत करने के लिए भी कहाँ जाना पड़ेगा? बाजार जाने पड़ेगा। ट्रैक्टर का कुछ सामान लाना तो बाजार लाना है, और ट्रैक्टर का जो ईंधन है वो भी बाजार जाएगा। ऐसे ही सिंचाई पे जाएं तो सिंचाई की जो मोटर रहती है वो भी बाजार से ही आती है। या सिंचाई में जैसे ही कुछ खराब होता है तो कुछ लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है। और ऐसे ही अपन आज जो बीज पे आ जाएं तो बीज भी किसान बाजार से ला रहे हैं। तो और बीज भी बाजार भी ला रहे हैं। और इस तरह मतलब बाजार पे निर्भर खेती हो गई है, और खेती बाजार पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, खेती किसान के पास रहनी चाहिए। आज खेती तो बाजार कर रहा है, हर कुछ मतलब बाजार से ही आ रहा है। खाद की बात की जाए तो खाद भी बाजार से ही ला रहे हैं। और अपना पेस्टिसाइड और जो मतलब कीट प्रबंधन के लिए अपन जो स्प्रे करते हैं वो भी बाजार से ही ला रहे हैं। मगर रासायनिक खेती में जो होता है, मगर जैविक खेती में सारी चीजें लगभग जैसे ट्रैक्टर अपन खेत में नहीं बना सकते, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कीजिए, मगर अपन सिंचाई का प्रबंधन थोड़ी टेक्निक विधि से करें कि नाली बेड बना के करें, तो आपको कम मतलब संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो अपन ऐसे, और जैसे खाद, तो अपन खाद अपन इधर बनाएं, खेत में ही बनाएं। अब जैसे रासायनिक खाद ऐसे तुझे अपना प्रबंधन हो गया कि अपन प्रबंधन कैसे अपने जो छेद हो चुके हैं आज किसान के जेब में, उनको कैसे रोका जा सकता है। तो छेदों को रोकने के लिए आप जैविक खाद बनाइए, वर्मी कंपोस्ट बनाइए, तो वर्मी कंपोस्ट से आपके एक छेद रुक जाएंगे। अब स्प्रे का रहा तो आप जो पेस्टिसाइड डालते हैं जो रोगों की डाले, आप सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। सीवीआर टेक्निक इतना मतलब कारगर इस्तेमाल है इसमें, मतलब एक उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो हमारी हमारे हमारी मतलब सानिध्य में हमारी गाइडलाइंस पे उनने कार्य किया था, 2 साल से कार्य कर रहे हैं। तो उनने मतलब अपनी धान पर स्प्रे किया, स्टार्टिंग से हर 15 दिन में सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। तो लगभग मतलब सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल उनने किया, तो उनके मतलब टेस्टिंग कराई गई। जब उन्होंने हार्वेस्टिंग किया धान को, जब उनका चावल निकाला गया, जब उस चावल की टेस्टिंग कराई गई, तो उनके परिणाम निकले। तो उसमें निकले कि अपन जो मतलब इसमें मतलब चावल में ऐसे गुण पाए गए जो आंखों की रोशनी रहती है, जो मतलब मंद मंद होने लगता है, जिसको धुंधला धुंधला देखने लगता है, उससे मतलब चावल में ऐसे गुण आ गए सीवर टेक्निक के जरिए, मिट्टी का स्प्रे करने के जरिए, कि वो रोग प्रतिरोधक बन गई। उसमें मतलब धान में ऐसे गुण पाए गए कि वो उस रोगों को रोक सके और रोगों को मिटा सके। और अब जो बात की जाए खाद की, और खाद के लिए जो किसान आज पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो मतलब अपना और जो डीएपी यूरिया डालते हैं, तो इस डीएपी, जैसे आप डीएपी जानते हैं, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। इसको अपन डालते हैं खेत में छिड़काव विधि के द्वारा। तो इसमें इसमें अपन को जो सारा रहता है, इसमें कुछ ही अंश डीएपी मतलब डीएपी अपन फास्फोरस रहता है, फसल को मिलता है। और जो बचता है, जैसे 15 से 20 दिन में तुझे लगना चालू होता है, और कुछ ही मिलता है, कुछ अंश ही मिलता है।
जैसे 10 से 15% या 25 से 30% मिलता है फसल को, और 70% जो 70 से 75% बचा है, तो वो जमीन को बंजर बनाता है, जमीन को टाइट करता है। इसी को संशोधन करने के लिए कि जमीन अपनी जो खाद है उसका 100% उपयोग करे जमीन, है ना। तो इसी को मतलब मध्य रखते भट्टी खाद का निर्माण किया गया। भट्टी खाद दरअसल भट्टी खाद होती है, भट्टी खाद जो मतलब जैसे यूरिया है, यूरिया भी 40% ही बस फसलों को मिलता है, और 60% बकाया जमीन को बंजर करने में जाता है। और ऐसे ही सिंगल सुपर फास्फेट है, वो भी 35 से 40% मिलता है फसलों को। जैसे पोटास है, वो भी ऐसे ही मिलती है। तो इन्हीं को जो मतलब हार्ड रहते हैं, उन्हीं को प्रोसेस करने के लिए भट्टी खाद का निर्माण किया गया है। भट्टी खाद में अपन एक जो भट्टी खाद अपन आधा खाद इसमें जो भट्टी खाद रहता है, इसमें इस्तेमाल करने के लिए जो किसान 1 एकड़ में 2 कट्टी डाल रहे हैं या 1 कट्टी डाल रहे हैं अपनी फसलों के लिए डीएपी, तो इसमें अपन आधा लेते हैं, आधा अपन डीएपी ले लेते हैं, इसी के 3 गुना कंपोस्ट ले लेते हैं या मिट्टी ले लेते हैं। तो इनको दोनों को मिक्स करने के बाद अपन एक पॉलीथीन ले लेते हैं, एक पॉलीथीन पर रख लेते हैं। इसमें फिर बायोसिनोमीटर रहता है और पोटेशियम ह्यूमिड रहता है और पोटेशियम फुलवेट रहता है। इसमें 50 ग्राम की मात्रा में 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमिड, 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 50 ग्राम चीज़ें 50 ग्राम ये तीनों चीज़ें डाल लेते हैं। और इनको पहले तो अपन अगल अगल बर्तन में इन तीनों को घोल लेंगे। घोलने के बाद जो अपन ने मिक्सचर बनाया है डीएपी का और 3 गुना कंपोस्ट का, मतलब अपना 25 केजी, जैसे अपन ने 1 एकड़ के लिए बना रहे हैं तो 1 कट्टी जो 50 केजी की कट्टी आती है डीएपी की, तो 1 कट्टी अपन ने डीएपी ले लिया और इसके 3 गुना मतलब 150 केजी 150 केजी अपन ने या वर्मी कंपोस्ट ले लिया या कोई कंपोस्ट ले लिया, या नहीं है कंपोस्ट अपने पास तो मिट्टी ले लेते हैं, मिट्टी ले लिया। तो उन्हीं में जो अपन ने 3 घोल तैयार किए हैं, पोटेशियम ह्यूमेट, पोटेशियम फुलवेट और ये चीजें, इन्हीं को अपन उसमें डाल देंगे। और फिर अपन 2 केजी गुड़ ले लेते हैं, 2 केजी गुड़ का घोल बनाते हैं। घोल बनाने के बाद भी उसमें डाल देते हैं। तो इन सबको मिक्स करने के बाद फिर अपन एक पॉलीथीन रहती है, उस पॉलीथीन पे रखते हैं। पॉलीथीन पे रखने के बाद उसी पॉलीथीन से ढक देते हैं। ढकने के बाद मिक्स कर दिया पहले अपन ने, फिर ढक दिया। ढकने के बाद इसको 3 दिन बाद जब शाम होगी, अपन चौथी शाम को, तीसरे 3 दिन हो जाएंगे, चौथी शाम को इसमें अपन इस पॉलीथीन को हटाएंगे और हल्का फैलाएंगे। इसमें फैलाते समय एक ध्यान रखें किसान भाई बंधु कि इसमें एसिड निकलता है। एसिड किस चीज का निकलता है? जो डीएपी खेत में फूटता है, जो जमीन बंजर बनाता है, तो इसमें ये डीएपी रहता है, इसमें एसिड निकलते हैं, बहुत हानिकारक एसिड निकलते हैं। तो उसमें मास्क लगा के इसको फैलाएं थोड़ा। और इसमें गंध भी मतलब बहुत बदबूदार गंध निकलती है, और फैलाते समय ये सावधानी रखें। और इसमें जो मतलब जमीन जो डीएपी रहता है, डीएपी में जो फास्फोरस पाया जाता है, उसको जो केमिकल द्वारा तैयार किया जाता है, जो रॉक फॉस्फेट का रहता है, तो इसमें जो केमिकल डाले जाते हैं उनको दरअसल भट्टी काट तोड़ देता है, मतलब जला देता है। तो वो ही जो मिट्टी रहती है या वो ही कंपोस्ट रहता है, वो जला देता है। तो इसमें जलाने से ही जो जलाने के कारण ही एसिड निकलते हैं। और इसमें जो जलाने के कारण ही जो अपना 30% लग रहा था, जलाने के कारण आपका 70 से 80% लगता है। और फिर अपन फैलाने के बाद इसको रात भर फैला रहने दीजिए। रात भर फैलने के कारण इसमें जो एसिड रहेंगी वो निकल जाएंगी। फिर सुबह फिर ढक देना है, फिर 3 दिन तक रखना है। 3 दिन मतलब 3 दिन ढक कर रख दीजिए। फिर आप इसमें ढक दीजिए और 3 दिन और रखा रहने दीजिए। 6 दिन रखा रहेगा इस तरह। और 7वें दिन अपनी फसल में के रूप में इसमें इस्तेमाल कीजिए। जैसे अपन यूरिया डीएपी डालते हैं उसी तरह डालना है।
आप इसमें नाइट्रोजन के लिए अपने इसमें 2 घंटे पहले अपन यूरिया मिलाएंगे। जैसे अपन ने 1 कट्टी डीएपी लिया, तो जैसे अपन किसान में 1 एकड़ में आप एक कट्टी डालते हैं या 2 कट्टी डालते हैं, 1 कट्टी यूरिया डाल लीजिए उसी में, या 1 कट्टी डालते हैं तो आधा कट्टी डाल लीजिए। डालने के बाद आप इसमें अच्छी तरह मिला लीजिए और थोड़ी देर फैला रहने दीजिए। थोड़ी देर फैलने के बाद मास्क अपन इस समय मास्क लगा लेंगे डालने के समय, क्योंकि इसमें एसिड उस रात तो निकल जाते हैं मगर कुछ एसिड फिर भी रहते हैं। तो ऐसे में अपन ऐसे ही छिड़काव करने के बाद आप एक इसमें खाद भी अपन को एक ही बार डालना पड़ता है। अगर वैसे एक डोज में दे चाहें तो वैसे एक डोज में दे दीजिए। उसमें जो रासायनिक के जैसे अपन डायरेक्ट डीएपी डालते हैं, डायरेक्ट यूरिया डालते हैं, तो उसमें रासायनिक के पूरे पूर्ण गुण जाते हैं, इसमें अर्ध गुण जाते हैं। रासायनिक मतलब जो जैविक खेती आज किसान जो जैविक खेती करने के लिए आग्रह हो रहे हैं कि हम जैविक खेती करना चाहते हैं, तो जैसे अपन जैसे छत पे चढ़ते हैं तो डायरेक्ट बाड़ में सीढ़ी पे छत पे, तो बाड़ में सीढ़ी पे छत पे नहीं टंग पाते हैं, तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। इसी तरह जैविक खेती करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा किसानों को। तो आप भट्टी खाद के जो आज गेहूं में अपन डीएपी यूरिया या और फसलों में डाल रहे हैं, तो आप भट्टी खाद के जरिए डीएपी यूरिया डालिए, जिससे आपका मतलब खाद का खर्चा तो आधा होगा ही, और फसल को भी न्यू मतलब आपको रासायनिक जैविक विधि से खाद मिलेगा। इस तरह भट्टी खाद है जे। और कही जाए तो अब मुझको यही कहना है, और किसी किसान बंधु के प्रश्न हो कुछ तो कर सकते हैं। भगवान सिंह भाई साहब, आप हेलो भगवान सिंह भाई साहब। यहाँ जी ओम। हाँ, कहने पे समझते कुछ हाँ बोले। जी, 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 दिनेश भैया। हाँ जी दीदी, आदरणीय सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे मुख्य वक्ता एक ऐसे युवा हैं जिन्हें हम प्रयोगधर्मी किसान कह सकते हैं। और जब हम आपको सुनते हैं, समूचा मंच आपको सुनता है, तो मेरे ख्यालात ये हैं कि हम ऐसे किसान को सुन रहे हैं जो कि अभी कई नए प्रयोग करने के लिए तैयार है और कई लोगों को जोड़ने के लिए भी तैयार है। जब आपको हमने सुना तो लगभग आपने कई तकनीकों को एक साझाकरण करते हुए, इंटीग्रेटेड करते हुए, सम्मिलित करते हुए आगे अपनी बात रखी है। और ये अच्छा भी लगा है, क्योंकि जितने भी ये तकनीक आपने कही है इस योगाहार के मंच पर, उसकी से संबंधित सभी लोग आए हैं और आपने समन्वित रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में इसको आगे बढ़ाया है। और ये और भी महत्वपूर्ण बात हमें लगती है कि जब कल के दिन पर समूचे विश्व ने और योगाहार के आदरणीय सदस्यों ने भी वर्ल्ड सोइल डे मनाया, विश्व मृदा दिवस मनाया। और आज हम उस एक कहीं न कहीं मृदा दिवस के परिप्रेक्ष्य में ही, यानी उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित बातें भी आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय राजजीव मालवीय जी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो योगाहार की मंच के माध्यम से आपको बहुत-बहुत बधाई मालवीय जी कि आपने उस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है जिस क्षेत्र में आज की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे साथ कई साइंसदान भी जुड़े हुए हैं और कई विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये परंपरा में ये देखने में को कम मिलता है कि युवा साथी इस क्षेत्र में इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ें, जिसकी आवश्यकता भी होती है। और आपने जो भी बताया है, आपसे उन बिंदुओं पर कुछ प्रश्न भी, कुछ उत्सुकता भी जागृत होने लगी है। तो इसी क्रम में अ, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप प्रश्न रखिएगा। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभव सुनाए।
मेरी आवाज ठीक से आ रही ना? जी जी। मेरा पहला तो निवेदन ये करना चाहूँगा कि मैं जो कहूँगा उसको मुख्य अतिथि जी ऐसा ना ले कि मैं आपके उस पर कुछ शंका कर रहा हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं जो व्यवहारिक हैं, उन पर मैं थोड़ी सी आपको एक दो प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। पहला ये कि जो आपने गन्ने के ऊपर प्याज लगाने की जो बात कही है, तो इसमें आपने बोला कि प्याज से गन्ने का भोजन होता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि क्या ये संभव है, क्योंकि गन्ना हैवी न्यूट्रिएंट फीडर है। बहुत ज़्यादा हमारे नरसिंहपुर के, नर्मदापुरम के किसान जुड़े हुए हैं और गन्ना लगाने वाले किसान जुड़े हुए हैं। गन्ने को सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा दूसरा ये था कि आपने हल्दी का बोला कि 1 किलो बीज लगता है। मेरा ये मानना है, मतलब जो है हल्दी 1 एकड़ में अगर आप हल्दी लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्विंटल बीज लगेगा। तो आप हल्दी किस तरह से लगा रहे हैं, कौन सा बीज किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा बताएंगे। और जो आपने आखिरी में जो आपने भट्टी खाद की बात की, तो भट्टी खाद में जो आपने बताया कि ये सब चीज़ें मिलाते हैं तो ये सब गीला हो जाएगा। लास्ट में आपने यूरिया मिला दिया, तो यूरिया मिलाने के बाद तो वो पूरा यूरिया जैसे ही मिलाओगे तो पानी हो जाएगा। तो गीले में अगर यूरिया मिलाएंगे तो पूरा घुल जाएगा। तो इसको फिर अप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें आप अगर व्यवहारिक आपने किया है तो निश्चित रूप से आपने उसको समझा होगा। तो इन सब बिंदुओं पर आप वो करेंगे। और दूसरा एक और व्यवहारिक प्रश्न है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहला हमारा पड़ोसी करता है, कोई भी किसान। मतलब खेती में कुछ भी काम करो, जैसे अभी हमारी फार्म लैब शुरू हुई तो नर्मदापुरम में हमारे 7-8 लोग शुरू हो गए, जबकि बहुत टेक्निकल काम है और बहुत तकनीक वाला काम है। लेकिन हमारे 5-7 किसान भाई और दूसरे भी हमारे मतलब लाइन में खड़े हुए हैं कि ट्रेनिंग लेंगे और आगे करेंगे। तो ऐसा आपके आसपास में, आपके विदिशा में, आपके घर के पास में, आपके गांव में कितने किसान भाई आपकी इस तकनीक से, कम लागत वाली खेती से कर रहे हैं? जी ओम। जैसा कि भाई साहब का प्रश्न है कि आपका कि गन्ना मतलब प्याज गन्ना न्यूट्रिशन में देती यह मतलब प्रैक्टिकली है, हम कर भी रहे हैं। तो गन्ने की जो मतलब जो प्याज की जड़ें रहती हैं वो न्यूट्रिशन देती हैं। और ऐसा तो ये आप भाई साहब बोल रहे हैं कि गन्ने के लिए खाद की आवश्यकता होती है, तो उसकी आवश्यकता के लिए मैंने अपने हरी खाद का जिक्र किया था कि हरी खाद के रूप में पहले अपन खेत में लगाते हैं, फिर फसलें लगाते हैं। तो उस तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब न्यूट्रिशन चली जाती है। और जैसे कि भाई साहब का दूसरा क्वेश्चन था कि इनमें कि अपन 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल ही हल्दी लगती है। मैंने हरड़ की बात की थी, जो तुअर बोली जाती है उसका सीड लगता है 1 एकड़ में 1 kg। और भाई साहब का क्वेश्चन है कि ये भट्टी खाद, तो भट्टी खाद में के लिए अपन जो भट्टी खाद की आप प्रोसेस से एक बार फिर समझ लीजिए, फिर प्रश्न कीजिए भाई साहब। कि भट्टी खाद के लिए अपन 50 kg DAP लेते हैं और 150 kg मिट्टी लेते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करते हैं और इसमें पोटेशियम फूलवेट, पोटेशियम हुमेट और बायोसनम मेटा, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी मिलाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं मिलाते हैं। और 2 kg गुड़ पानी का घोल रहता है, तो इनको मिक्स करते हैं। उनसे इतना गीलापन नहीं आता है। इनको मिक्स करने के बाद 3 दिन बाद अपन जब एसिड निकालने के लिए इसको बाहर इसको खोलते हैं, तो उसमें बाष्पीकरण के जो रात में पानी मतलब उतना जो फरेरा हो जाता है, तो उसमें इतना पानी नहीं रहता है। और फिर डालने की बात रही, तो इसमें जब अपन 7वें दिन डालते हैं तो DAP अपन 2 घंटे पहले मिलाते हैं। तो इसको हल्की धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद छिड़काव करते हैं। तो ऐसा पानी नहीं होता है भाई साहब। और भाई साहब के कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। और कौन लोग आपका कर रहे हैं आजू बाजू, आस पास पड़ोस में? आस पड़ोस में दरअसल करते हैं कुछ किसान, तो मगर वो हल्दी अरहर का कॉम्बिनेशन करते हैं। मल्टी लेयर किसान इधर हमारे से 2-3 किलोमीटर दूर हैं, वो करते हैं। और हमारे से 90 किलोमीटर दूर जो आकाश चौरसिया जी हैं वो भी करते हैं।
और अपने गन्ने का कहा जाए तो गन्ने का अपने ही यहाँ है, गन्ने का आसपास में 4-5 ही किसान हैं, ज़्यादा किसान नहीं है। मगर ऑल इंडिया में कहा जाए तो ऑल इंडिया में हमारे कम से कम 500 से 600 किसान जो हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे राजस्थान हुआ, राजस्थान में 12 हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, जैसे तरह जोधपुर हुआ, और बहुत सारे किसान मिलकर काम कर रहे हैं। और अपने मध्य प्रदेश में कहा जाए दमोह हुआ, सिवनी हुआ, ऐसे तरह भी काम कर रहे हैं। भट्टी खाद का आप अयक मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो कुछ बताने पे, यह सारी चीज़ें यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको, और उस पे संक्षेप में भी बताया गया है। जैसे मैं अपनी बात प्रकट ना कर पाया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। आदरणीय भाई साहब, कुछ और क्वेश्चन है आपके? जी, जी। नहीं, ऐसे कोई संशय की बात नहीं है, बल्कि हम अपने संशयों को दूर करने के लिए आपसे वार्तालाप और आपसे प्रश्न कर रहे हैं मालवीय जी। और जो आपने किया है वो अपने प्रयोगात्मक कदमों के साथ किया है, और उसमें कुछ-कुछ जो हम तक बातें पहुँची हैं, क्योंकि प्रयोग ज़मीन में करने में और सुनने में जो डिस्टेंस होता है, तो वो अलग बात है। और इसी क्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी का प्रश्न है, आप बात कीजिए। जी ओम। राजीव जी, मालवीय जी को बहुत बहुत बधाई की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप मल्टीलेयर कृषि और जो जैविक खेती में विभिन्न प्रकार के आयाम है, विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिकल है वो कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ये काम पढ़ना लिखना और ये तो बहुत चीजें, लेकिन प्रैक्टिकल करना एक बहुत कठिन कार्य, इसलिए ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जैविक खेती भी भाषण तो कोई भी दे सकता है, लेकिन करना कठिन होता है। तो ये बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हो। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप कितने एकड़ में ये मल्टीलेयर वो कर रहे हो खेती, या कितने डिसमिल में कर रहे हो, और उसमें मल्टीलेयर कितनी अपना कमाई हो जाती? मल्टीलेयर अपना 1 एकड़ में है, और अन्य प्रयोग छोटे छोटे में है। जैसे गन्ना का बोला जाए तो वो अपना 15 डेसिमल में है, और हरा हल्दी का कॉम्बिनेशन बोला जाए तो वो अपना आधा एकड़ से थोड़े ज़्यादा में है। और अपना 7 एकड़ का मतलब जैसे फार्म है, तो उसमें अपन प्रयोग के रूप में और चीज़ें भी करते हैं। जैसे अपना गेहूं हुआ तो भट्टी खाद के जरिए अपन गेहूं करते हैं, और चने हुए चने भी करते हैं, और सीजली फसलें रहती हैं तो गेहूं धान भी करते हैं। इस तरह अपना खेत बटा है। ये जो मल्टीलेयर में जो आप जो बनाते हो बांस वगैरह तार, इसमें जो 1 एकड़ में है, 1 एकड़ में मटेरियल सहित खर्चा कितना आता है? हेलो। अपन मैं बता रहा हूँ। मटेरियल की बात आ जाए तो बैम्बू अगर आपके पास है तो इसमें 1 लाख में हो जाता है। नहीं, बेम्बू अगर कोई के आपकी पास नहीं, बेम्बू कोई के पास नहीं रहते हैं, कोई किसान के हाँ, पास बम्बू नहीं रहते हैं, वो तो सब खरीद के लाना पड़ता है। बम्बू सब सहित खरीद के खर्चा बता। वो टोटली लगभग अपना 1,75,000 समथिंग खर्च आता है। अच्छा, 1,75,000 रुपए तो ये खर्च आ गया इसमें, हम्म। मल्टीलेयर खेती में। फिर हाँ, इसके बाद में इसको संभालने के लिए कितने लेबर लगते हैं जो रेगुलर चलते हैं? रेगुलर इसमें 2 लेबर चलती हैं। 2 लेबर मतलब इसमें 12 महीने चला चला सकती हैं। और यह स्ट्रक्चर एक बार लगाने पर 5 साल चलता है। ऐसा नहीं है कि हर साल लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा। एक बार लगा एक दीजिए इस स्ट्रक्चर को, 5 साल चलता है। आपको सिर्फ फसलें नहीं लगानी पड़ती हैं। तो 2 लाख का स्ट्रक्चर और 2 लाख के लेबर, 4 लाख, इसमें कमाई कितनी होती? इसमें कमाई 8 से 10 लाख प्रॉफिट निकल आता है। और 8 से 10 लाख जैसे कैसे प्रॉफिट निकल जाता है? जरा थोड़ा संक्षेप में थोड़ा बता दो हाँ, जरा। 8-10 जैसे लाख मेरे हिसाब से तो नहीं निकल पाता। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट करके। हम्म। जैसे इसमें अपन हल्दी लगाएंगे तो इसमें हल्दी लगभग मल्टीलेयर के अंदर 100 कुंटल हल्दी निकलती है पर एकड़। एक मिनिमम कॉस्टिंग भी मतलब कम से कम आ जाए तो इसमें 70 से 80 कुंटल हल्दी निकल आती है। और ऐसे ही जो भाजी वाली सब्जी ले लेते हैं, तो ऐसे ही भाजी वाली सब्जी भी नहीं, अपनी 70-80 कुंटल जो हल्दी है ये कितने में बिकेगी? जो मार्केट के रेट पे तय करती है। या आप जैविक विधि जैसे जैविक उत्पादन कर रहे हैं तो या आप हम्म। सेलिंग कर पा रहे हैं तो आप सेलिंग कीजिए।
नातर किसी के साथ में कर रहे हैं तो वो सेलिंग कराएगा। जैसे हम 50 रुपए केजी अपना कम से कम मार्जिन कम से कम रखते हैं कि 50 रुपए केजी बेचेंगे। जैविक विधि कच्ची से के कर रहे पकी, हैं तो कच्ची के नहीं, पकी? कच्ची जो सीड देते हैं कच्ची। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसे हाँ ही भाजी रहती है, जैसे जो अपनी फरवरी में स्ट्रक्चर लगाते हैं अपन इसे, है ना, लगभग फरवरी के एंड में अपन स्ट्रक्चर लगाते हैं तो अपना मार्च चला जाता है, तो मार्च के बाद जो धनिया निकलता है तो उसका रेट भी हमें अच्छा मिल जाता है। फिर ऐसे गर्मियों में जो लगभग 1 से सवा लाख का अपन धनिया लगा निकाल देते हैं 1 एकड़ से। और ऐसे ही फिर लता वाली जो सब्जियां हैं, गिलकी, लौकी, तो इनसे भी लगभग अपन 50 से 60 हजार रुपए ऐसे निकाल लेते हैं, तो 2 लाख लगभग हो गए। और ऐसे ही ऊपर स्ट्रक्चर में अपन ने करेला लगाया है, तो वो लगभग उसका भी अपन 1 से 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में करेला निकाल लेते हैं। और फिर पपाया का आ जाए तो इसमें 200 प्लांट लगते हैं पपाया के, 15 बाई 15 डिस्टेंस पे 1 एकड़ में, तो उससे भी अपन तो लगभग 2 डेढ़ लाख के समथिंग उससे निकल आता है। इस तरह 3-4 लाख रुपए इनसे निकल जाते हैं। और मतलब 3 लाख 4 लाख रुपए इनसे निकल जाते हैं 4 क्रॉपिंग से। और 2 लाख रुपए आपकी हल्दी दे जाती है। नहीं, इसे मार्केट के ऊपर ये बिकते हैं तो दे जाते। फिर इसमें ये दवाई वगैरह ये, क्योंकि सब्जियां तो होना बहुत मुश्किल है आज के समय में बगैर दवाइयों के, तो ये नहीं दवाई आप में क्या डाल? नहीं आप मैंने जैसे जिक्र किया था, आप सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, स्टार्टिंग से सीवीआर टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम्म तो कोई ऐसा बंदा है क्या जो ये सब लगा कर वो व्यवस्थित कर दे? ऐसा कुछ है क्या? खुद को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? क्या सिस्टम है इसका? इसकी सागर में ट्रेनिंग भी प्रोग्राम चलते हैं, और जैसे आप करना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट शेयर कर देंगे, तो हो सकता है अपन तो मतलब वो ट्रेनिंग क्या बन लेंगे, जाए। या बनाने करने के क्या लेंगे वो जो आज व्यक्ति आएंगे जो मार्गदर्शन देंगे? अब वो व्यक्ति से हम कांटेक्ट दे देंगे तो बात आप कर लेना, जो भी लेंगे ज़्यादा नहीं, पर एकड़ का 15 से 20 के बीच में लेंगे वो। बनाने के रहने तक क्या क्या वो नहीं सक्सेस नहीं, करके देंगे? आपके यहाँ स्ट्रक्चर बना जाएंगे, वो आप ही को मतलब करना पड़ेगा। अच्छा, हम्म स्ट्रक्चर मार्गदर्शन देंगे वो, है कि नहीं? स्ट्रक्चर देंगे, मार्गदर्शन देंगे, मतलब गाइडलाइंस उनकी रहे, मतलब जो भी चीज़ें लगेंगी, जैसे आपको सीवीआर टेक्निक इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए कब डालना है कब नहीं डालना है, तो आप कॉल के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे करना चाहें तो हमसे आप हमसे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं ये हम्म, पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो जैसा आपने हल्दी लगाई, तो हाँ, हल्दी में ये बेसल डोज क्या क्या डालते हैं उसमें? हल्दी में बेसल डोज के लिए तो पहले अपन जो अपना रहता है, तो मतलब अक्टूबर नवंबर में तो अपन जहाँ स्ट्रक्चर बनाना है तो उधर तो हम्म, अपन ढैंचा बो देते हैं, ढैंचा हरी खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। फिर हम्म। अपन इसमें अगर अपने पास कंपोस्ट है तब उपयोग करते हैं, नहीं है कंपोस्ट तो अपन बिना मतलब कंपोस्ट के ही हल्दी लगा देते हैं जो अगर कंपोस्ट के पैदा नहीं हो, सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हो आप? चूने से करते हैं सीड ट्रीटमेंट। कैसे? जो आप भाई साहब बोल रहे हैं ना, पैदा नहीं होती, पैदा होती है, आप हमारे यहाँ आइए देखिए। पैदा जैसे भगवान सिंह भाई साहब हमारे यहाँ आए हैं और देखा है उनने पैदा, जी। तो मतलब जो इन आप ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक कर रहे हैं ना उससे ज्यादा पैदा होती है। जी अच्छा, जी मेरा एक प्रश्न और है कि ये जी हल्दी में आप सर। मदर सूट लगाते हो, फिंगर लगाते हो? फिंगर लगाते हैं, मतलब सूट नहीं लगाते भाई साहब। तो फिंगर में फिर भी कम पैदा होती होगी भाई साहब, मदर सूट में ज्यादा होती है। हाँ, मदर सूट में ज्यादा होती है। हम्म मदर सूट में आप भी जानते हैं कि पाउडर ज्यादा निकलता है ना भाई साहब, हम्म। तो हम वो पाउडर के लिए उपयोग कर लेते हैं। और अच्छा। इसमें मतलब जो इसमें मल्टी लेयर में कि जो घास डालते हैं ना ऊपर अपन स्ट्रक्चर के, तो उसमें छाया रहती है, तो छाया के कारण आप भी जानते हैं हल्दी को छाया बहुत पसंद है, छाया में बहुत हम्म। अच्छी होती है हल्दी, पेड़ों के नीचे हल्दी बहुत अच्छी होती है, इसी कारण इसमें हल्दी अच्छा उत्पादन निकलता है। कितने और किलो फिर का कुछ कंद निकल जाता है? कंद कितना किलो का निकलता है? कंद अपन पूरा जैसे एक बंच कहा जाए तो 800-900 ग्राम तक आ जाता है अपना, ज़्यादा ही आ जाता है, कभी कभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि हर कंद एक सा बैठे, तो ऐसे ऐसे भिन्न हम्म प्रकार के आते हैं। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
नंबर लिख लीजिए, ज़्यादा होगा। हेलो। जी जी आपके बाद आदरणीय रंजीत कुमार झा प्रश्न कर रहे हैं, उनका हैंड रेज है। हाँ बोल। भाई साहब मैं ही हूँ क्या रंजीत, या दूसरे है? कोई झा नहीं है, रंजीत कुमार कारगवाल हूँ मैं। अच्छा जी जी। भाई साहब सबसे पहले सब साथियों को मेरा वो, अभी मैं राजीव जी से एक छोटा सा प्रश्न जाना। पहले तो मैं इनके नंबर जानना चाह रहा था कि इनसे सीवीआर टेक्निक के बारे में पूरा, और ऑर्गेनिक में क्या क्या यूज करें, क्योंकि सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो मैं राजीव जी भाई साहब के सबसे पहले तो नंबर जानना चाहूंगा, फिर मेरे एक दो क्वेश्चन और है वो पूछना चाहूंगा। जी राजीव जी से निवेदन है कि वो चैट बॉक्स में नंबर डाल दें, तो ताकि समय भी हमारा बैलेंस हो मैं पाए। और दूसरा भाई साहब, सीवीआर टेक्निक में आप ऑर्गेनिक क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हो जिसमें ऑर्गेनिक हो सारा? समझे नहीं भाई साहब, प्रश्न कीजिए थोड़ा। और ऑर्गेनिक में क्या क्या यूज करते हो भाई साहब, जो आप सीवीआर टेक्निक या और भी कोई भी यूज करते हो, तो उसमें क्या क्या चीजें जो है यूज करते हो? दो, जैसे ऑर्गेनिक में अपन जो कीटों के नियंत्रण के लिए है, और जो मतलब कि अपने यहाँ बीमारियां लगती हैं फसलों में, उनके लिए सीवीआर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्प्रे रहता है, जैसे छिड़काव करते हैं, उसके जरिए करते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके अंदर घर पे बनाते हो या बाहर से भी लेके आते हो? सीवीआर टेक्निक के आपने जब देश से ज्वाइन किया भाई साहब, सीवीआर हाँ, टेक्निक होती है मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी खेत की ही लेते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। जी ठीक है वैसा। निवेदन है आदरणीय आश्रित तिवारी जी से अपना प्रश्न कीजिएगा। जी ओम सदन को प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मिट्टी कौन सी लेते हैं अपन, और उसको कैसे छिड़काव करना है, थोड़ा सा बता दीजिए, हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं। जैसे मैं बताऊं, मिट्टी लेते हैं कि अपन उधर की मिट्टी लेते हैं जहाँ मतलब केमिकल न डाला गया हो। ये जैसे पेड़ की मिट्टी की ले सकते हैं, जैसे पीपल के पेड़ की मिट्टी ले सकते हैं, या मेड़ की मिट्टी ले सकते हैं। तो मिट्टी लेने के लिए आपको 5 फीट गहरा गड्ढा करना पड़ता है। तो गड्ढा करने के लिए आप जो अपने गड्ढा करेंगे, तो उसमें जो गड्ढे की बाउंड्री रहेगी, तो गड्ढे की बाउंड्री की मिट्टी ले लेते हैं। तो बगल से खोदते 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 जाएंगे नीचे तक, तो इसे तरह 20 kg मिट्टी ले लेंगे। और 2 इंची की जो ऊपर की मिट्टी रहती है, 2 इंची की 20 kg मिट्टी वो ले लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और किसी छन्नी या कपड़े से छान लेंगे। छानने के बाद आप इस तरह मिट्टी लेते हैं। और कोई क्वेश्चन भाई साहब? जी आदरणीय राजेंद्र तो गोधरा जी, स्प्रे स्प्रे कितना के परसेंट में करेंगे? क्या भाई साहब? स्प्रे कैसे बनाएं, उसका घोल कैसे बनाएंगे, क्या पानी का रेशियो रहेगा, कितना खेतों में डालना है? अपन ने 40 kg का जो मटेरियल तैयार किया है, इसमें अपन ने नीम तेल या अपना करंज का तेल, आरएनडी का तेल 500 ml मिला लेते हैं। तो उसमें, या का आपके पास तेल नहीं है, आया का बायोसोनोमेटा हो तो वो मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसे 200 लीटर जो टैंक रहता है, 200 लीटर का टैंक, उसमें 200 कम से कम 180 लीटर पानी भर लीजिए, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छी तरह एंटी क्लॉकवाइज 2 घंटे के लिए मतलब उसको गलने दीजिए, घूमने दीजिए। उसके बाद आप जो पंप स्प्रे रहता है, उसके इस्तेमाल के जरिए आप स्प्रे कर सकते हैं इस पर फसलों पे। और कोई क्वेश्चन भाई साहब? हर 15 दिन में डालना? जी हाँ फसलों निवेदन ये पर भी है जी आदरणीय सदस्यों से कि जो ये तकनीकी हैं, बीच बीच में इन तकनीकों से संबंधित एक्सपर्ट आते हैं, तो विस्तार से भी हम जान पाएंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रश्नों को हम लें, तो एक एक व्यक्ति एक प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आदरणीय राजेंद्र गोधरा जी का हैंड रेज है। जी स्वागत। नमस्कार साथियों, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या गन्ने में हल्दी को लगाया जा सकता है? मैं गन्ना 5 फुट की दूरी पे लगाता हूँ और बीच में जो जगह बच जाती है उसका मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से किया जा सकता है? हाँ भाई साहब, आप लगा सकते हैं। जो डिस्टेंस बीच में बचता है,
तो जो मतलब आप 5 फीट का डिस्टेंस छोड़ सकते हैं, उसके बीच में एक नाली छोड़ दीजिए अकेली 2 फीट की चरने के लिए, और उस जो बकाया जगह बचती है तो उसमें आप गन्ना लगा सकते हैं। नहीं, गन्ना जैसे लगता है या तो अक्टूबर में लगता है या फिर अप्रैल में, मार्च में लगता है। तो मैं अक्टूबर का गन्ना लेना चाहता हूं, तो हल्दी लगती है अप्रैल के अंदर। तो नहीं, जब उसका आप अक्टूबर में लगाएंगे गन्ना, अक्टूबर में गन्ना लगाने के बाद अगर उधर कुछ जैसे लहसुन प्याज लगा लीजिए, हाँ उस लहसुन प्याज निकालने के बाद अपन मार्च में पहुंच जाएंगे, मार्च अप्रैल में पहुंच जाएंगे, हाँ तो उसके हाँ, बाद आप हल्दी लगा दीजिए, इस तरह हो जाता है। उस तरीके से हो सकता है। हम्म। ओके, ठीक है, ठीक। जी, धन्यवाद। आदरणीय स्वप्निल शिंदे जी बात कर रहे हैं। हाँ नमस्ते जी, मैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई जी, साहब। जी, आप प्रश्न रखिएगा। हाँ सर जी, मुझे वो अरहर 5 साल वाली अरहर का बीज चाहिए, मिलेगा क्या? हाँ भाई साहब, मिल जाएगा आपको हरर का बीज। आप जो कांटेक्ट दिया है हमने चैट बॉक्स में, कांटेक्ट दिया भगवान सिंह भाई साहब ने, आप उस पर कॉल कर लीजिए, आपको बीज मिल जाएगा। ठीक है भाई जी। हेलो। जी, आप यवतमाल जिले से भाई आपका नाम और फिर आप परिचय दीजिए। मैं स्वप्निल शिंदे, यवतमाल जिला, तहसील महागाव। अच्छा, तहसील महागांव से। हाँ हाँ ठीक है, अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। हेलो सर जी। जी, जी, हेलो। बोलिएगा। हाँ बोलिए। मैं जो है ना, छाछ से फंगीसाइड बनाता हूँ। जी, भैंस का जी। छाछ रहता है ना, ये देखिए मैंने ये बनाने वाला है अभी। खेती में ही हूँ मैं। इसका उपयोग भी अच्छा होता है। हेलो। हाँ भाई, सब उपयोग तो होता है सब चीज़ों का, क्योंकि अपना भारत भिन्नताओं का देश है। यहाँ हाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधि उपयोग होती है। इस हाँ तरह बहुत सारी विधियां हैं, होता है जी, इसमें। निश्चित ही आपने कहा है भारत विविधता का देश है, और हमारे भोजन प्रणाली से लेकर के खेत की प्रणाली तक विविध तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। और ये सुंदर बात है कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इन तकनीकों से, विविध तकनीकों से पोषित कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन कुमार सर से कि आप तक अगर आवाज पहुंच रहे हो, क्योंकि संभवतः आप विजिट पे भी हैं, अगर आवाज पहुंच रही हो तो कृपया इस वार्तालाप में मार्गदर्शन के लिए स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद दिनेश जी। मैं कल नहीं जुड़ पाया था व्यस्तता के कारण। आज के हमारे मुख्य वक्ता ने जो कई तरह से कई सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जो प्राकृतिक जैविक खेती का मॉडल बनाने की बातचीत कही है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें ऐसे मॉडल हमें हमारे साथी जो उत्सुकता है उसको मेरा अनुरोध रहेगा आने वाले दिनों में जब भी समय अनुकूल रहेगा तो कृपया करके अपने खेत के जो मॉडल हैं गन्ना, हल्दी और जो इंटरकल्चर और 4 लेयर 5 लेयर की जो फार्मिंग कर रहे हैं ऐसे खेतों को भी हम हमें ऑनलाइन दिखा देंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के जो समाधान है उसकी तरफ वो बढ़ने का मौका उनको मिलेगा। तो एक तो निवेदन ये है कि जब भी बुलाया जाए तो ऐसे भी तैयारी भी हमारी हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा इसका लाभ सभी साथियों को मिल पाएगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे जो साथियों ने प्रश्न किए हैं उसका भी एक काफी हद तक के एक समाधान भी देने का प्रयास जो किया गया है। इस समाधान को हम और गहराई से समझते हुए आगे ऐसे खेतों को समझते हैं, देखते हैं तो हमारे जो भी किसान ऐसी जगह पर अपने आसपास या दूर भी जाना पड़े तो ऐसी व्यवस्थाएं जब बनाते हैं तो उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सबके बीच में जो हमारे फाउंडेशन है, जो हमारा बेसिक जो प्रमाइस है वो है हमारी मिट्टी। मिट्टी को बराबर सही रूप से संभालना भी है, उसको रखना भी है क्योंकि सब कुछ मिट्टी पर ही होगा। तो मेरा अनुरोध ये भी रहेगा और इस अवसर पर कि जब हमने कल विश्व मृदा दिवस को मनाया और अलग-अलग देशों में अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग स्थानों पर और किसान ने भी अपने जहाँ-जहाँ पर उन्होंने प्रयास किए होंगे, हमारे योगाहार के भी सदस्यों ने जो प्रयास किए कल अपने स्तर से,
विश्व मृदा दिवस को याद करने के लिए और उसको लगातार आगे अपने कार्यों के साथ जोड़ते हुए, उस धरती माता को नमन करते हुए, मुझे विश्वास है कि इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ चुके होंगे और हमें अपनी जो शक्ति है और अपने विचार हैं, इसकी तरफ हमने अग्रसर होना है। मैंने भी कल विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मुझे कई सारे नए साथियों से मिलने का अवसर मिला। कुछ इसमें साथी भारतवर्ष के भी थे और कुछ साथी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों पर ऐसे साथियों को भी बुलाएँगे। साथ ही विदेश से भी जो साथी जुड़े हुए थे, जिनके साथ पहली बार मुलाकात हुई है, उनके साथ भी उनको चर्चा हुई, परिचर्चा हुई। उनको हमारी कुछ बातें अच्छी लगी, मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी लगी। तो ये सीखने-सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। हमारी तरफ से जो मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर मृदा स्वास्थ्य स्वाप सीढ़ी बनाई गई, उसको कम से कम 3-4 देशों के जो साथी हैं उनको पसंद आया और उसका वो ट्रांसलेशन करके मुझे भेजेंगे तो मैं उनका बैनर बना करके उनको भी विस्तारित करने का प्रयास करूँगा। ऐसे देशों में जहाँ पर मृदा की हालत भारत देश से भी बहुत खराब गई गुजरी है, जहाँ पर एक फसल लेना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ऐसे देश के लोगों ने भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक के जो हुआ तो हुआ, लेकिन आगे वो अब प्रयासरत हैं कि अपनी मिट्टी को बचाएँगे। उसके लिए जो भी प्रयास करने हैं, उसको प्रयासरत हैं और साथ ही सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो मिट्टी की तरफ बचाने के, उसके संरक्षण करने के प्रति और उसके लिए नियम बनाने के प्रति और जो भारतवर्ष में अनेक नियम बने हुए हैं, पानी के लिए अलग है, उसके लिए जंगल के लिए अलग है, पर्यावरण के लिए अलग है, लेकिन मिट्टी के लिए तो कुछ भी नियम समग्र रूप से नहीं बना है। इस विषय पर भी कल हमने चर्चा की और आने वाले समय पर हो सकता है कि सरकार इस वजह से भी इस तरफ भी आगे काम करेगी। इसके ऊपर कई सारे डॉक्यूमेंट भी बने हैं आने वाले समय पर। ऐसे साथियों को जिन्होंने इस पर अपना कार्य किया है और नीतिगत रूप से सोच रहे हैं, को बुलाने का भी प्रयास इस मंच पर किया जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और यही आह्वान के साथ कि हम मिट्टी को बचाने, संरक्षित करने के लिए और मिट्टी को एक समन्वित रूप से देखने के लिए कि मिट्टी को केवल मिट्टी नहीं समझना है, उसके साथ पानी जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो जीवाणु जुड़े हुए हैं, उसके साथ जो बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं और उसके साथ जानवर जुड़े हुए हैं, उसके साथ हमारा जन जुड़ा हुआ है, उसकी भागीदारी जुड़ी हुई है, उसके साथ महिलाएँ जुड़ी हैं, उसके साथ जो उसको एक आध्यात्मिक रूप से मिट्टी को देखते हैं। तो हम तो पूरी दुनिया को मिट्टी के दृष्टिकोण से ही देख सकते हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 ग्राम मिट्टी में करीब 3 करोड़ जब जीवाणु होते हैं, तो उस दुनिया के बारे में तो हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। 1 ग्राम का अगर हम कल्पना करें और हम कल्पना करें कि ज़मीन में कितनी मिट्टी होगी, कितने ग्राम, कितनों करोड़ों, अरबों और अनगिनत यहाँ पर जीवाणु वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उनकी दुनिया को अगर हम देखते हैं तो हमारे पहुँच से बाहर है, हमारे सोच से परे है और ना ही हम उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कर सकते। तो तुम्हारा योगदान क्या होगा? उसी लिए विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है और उसके लिए भी जो हम कार्य कर रहे हैं, वो उसी को करने के लिए, उसी को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी सारा काम कर रही है। हम बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भूमिका केवल एक फैसिलिटेटर की है, एक उसमें कार्य करने के लिए है, उसके एक संरक्षक के लिए है, जब तक कि हमारा जीवन है। तो इस विषय पर बहुत सारा चर्चा परिचर्चा हुई है इस मंच में भी और इसके अलावा के मंच में भी बहुत सारी चर्चा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को हमें निरंतर ध्यान रखना है। अब जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पर सीवीआर टेक्निक के खुद सीवी वेंकट रेड्डी जो है, हमारे मंच पर ही कई बार आ चुके हैं और लेकिन सवाल ये है कि कितने लोगों ने उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल किया, क्योंकि विचार तो बहुत सारे आ जा रहे हैं, आइडिया भी बहुत सारे आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब मैंने विचार ले लिया, अब तो मेरे समझ में सब कुछ आ गया है। लेकिन जब तक कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक कि उसके अनुभव नहीं होंगे, जब तक कि उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, तब तक कि वो चीज़ हम अपने जीवन में और अपने कार्यों में नियमित रूप से उसका अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे। मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमें क्रियान्वित करना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुभव लेने हैं। अनुभव सक्सेस के भी हो सकते हैं, फेलियर के भी हो सकते हैं।
मुझे लगता है कि अगर हम फेलियर होता है तो उसको तो हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उसी से हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने को बहुत आगे परिष्कृत करते हुए आगे ले जा सकते हैं किसी भी तकनीक को, किसी भी चीज। लेकिन अगर केवल फेलियर ही नहीं होगा तो केवल सक्सेस भी ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय पर हम अपनी धरातल पर जो कार्य हो रहे हैं उसको और गहराई से समझें और गहराई से समझते हुए उसमें काम करने का प्रयास करें। पिछली बार जब सीवी आर रेड्डी आए थे और हमारे मंच पर, तो शायद ये भी चर्चा हुई थी कि उन्होंने जो जेसीबी से पहले वो खुदाई कर रहे थे 3 फुट 4 फुट की दूरी पर, गहराई पर, अब उन्होंने कुछ एक नया तरीका भी निकाला है। तो मुझे लगता है कि उन टेक्निक्स के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वो यूट्यूब में भी उपलब्ध है, सार्वजनिक रूप पर उपलब्ध है। और हमारे लिए योगाहार मंच के माध्यम से ऐसे साथी जब स्वयं जुड़ जाते हैं, ऐसे पद्मश्री से सम्मानित जुड़ जाते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। और हमारे भारत की जो अलग अलग जलवायु क्षेत्र है और उसमें जो अलग अलग भिन्नताएं हैं, और वहाँ पर लोगों के काम करने का तरीके अलग हैं, और वहाँ के बीज अलग हैं, वहाँ के कार्य अलग है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो अनुभव हैं उसको हम साझा करें अलग अलग जगह पे, जहाँ तक ये संभव हो तो उसका लाइव दिखाएं, नहीं तो वीडियो बनाएं और उसको शेयर करें। यही योगाहार का थीम है कि हम सीखें और दूसरे को सिखाएं और इस तरह से कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आने वाले दिनों पर जो अनुभव है उसको साझा करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने विश्व मृदा दिवस से लेकर के और आज की सत्र तक की सभी बिंदुओं को समेकित करते हुए मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही हम अ, बहुत सारी तकनीकों का अनुसरण तो करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन उनका अनुसरण और उनको फ़ॉलो अप करना अलग बात होती है। और ये खुशी की बात है कि अ, हमारे योगाहार मंच पर कई आदरणीय किसान बंधु इन तकनीकों का बखूबी सफलता के साथ कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में आपने कहा भी है कि जब तक सफलताओं की दीवार हम ना तोड़ें, तब तक सफलता तक पहुँचना तो कठिन होता ही है, लेकिन हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। इस क्रम में जबकि समय भी संकेत दे चुका है और आज के सत्र सुंदर सत्रों का समायोजन सुंदर रूप से संपन्न हुआ है। मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ कि आज आप अपनी टिप्पणी के साथ आदरणीय सदस्यों का, आदरणीय मुख्य वक्ता और शिक्षक का धन्यवाद करिएगा। आदरणीय रंजना बहन जी। जी। जी, आदरणीय दिनेश भैया धन्यवाद। और आज का हमारा योगाहार कार्यक्रम अतिशय सुंदर तरह से वार्ता हमारे मुख्य वक्ता जी से, और उनको लाने में जो हमारे आदरणीय भगवान भैया जी ने उनको आमंत्रित किया, मैं उनका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि क्या है, जैसे सब भी हमारे अलग अलग स्टेट में लोग अपनी जैविक खेती पर कार्य कर रहे हैं, मगर उनको एक मंच की भी अपनी बात रखने के लिए या फिर अपने कार्यों का विस्तारीकरण हो, तो ये हमारा योगाहार कार्यक्रम अतिशय सुंदर कार्यक्रम है कि अपने मन की बात हम इस मंच पर कह सकते हैं। और आपके जो भी भाई बहन अगर इस मंच पर जुड़ेंगे, उनको अपने मन की बात से लोगों को कैसे प्रेरणा मिले, लोग कैसे इस जैविक खेती को, ये आहार को, और फिर हमारे इस मंच पर ऐसे ऐसे विषय हम रोज नए एक विषय के साथ ये योगाहार कार्यक्रम शुरू होता है। और ऐसे ही आज हमारे मुख्य वक्ता राजू जी युवा है और अतिशय प्रेरणादायी उनका काम चल रहा है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। अतिशय सुंदर खेती कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब युवाओं का लक्ष्य होना जरूरी है। तो हमारे आज की योग शिक्षिका आदरणीय लक्ष्मी बहन जी, जिला शाहजहाँ
मध्य प्रदेश से। उन्होंने अतिशय सुंदर लक्ष्मी जी की कृपा रख के हमारे युवा मंच पर योग सत्र दिया और द्वितीय सत्र में हमारे राजू जी ने अतिशय सुंदर अपनी बात रखी और किसानों ने उनके साथ संवाद किया और एक दूसरे के साथ संवाद करने का अतिशय सुंदर है। हम एक दूसरे से सीखते हैं इस मंच पर, अपने अनुभव साझा करते हैं। ऐसे ये हमारे सभी भाई बहन आज जुड़े, उनका भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। और कल हमने भी मृदा दिवस पर बच्चों को थोड़ा सा इनके बारे में, हमें खेती के बारे में बताया, उनके साथ कुछ फोटो भी खिंचवाई थी। तो ये सारी शुभकामनाएं देते हुए सभी को ओम, सबका दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। कल फिर से युगाहार कार्यक्रम में सुबह 5:30 बजे एक नए योग टीचर और एक नए मुख्य वक्ता के साथ फिर से हम 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक ओम, सबको जय श्री